हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुराना अकेडमी। तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आज के लेक्चर के अंदर हाउस होल्ड सर्किट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो रह गए थे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि हमारा ये प्यारा सा जो चैनल है वो ग्रो कर सके। और हाँ, बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमने 3 मार्क के क्वेश्चन से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपके पास 3 वायर्स विद प्रॉपर कलर कोडिंग आर कनेक्टेड टू द 3 टर्मिनल्स ऑफ द 3 पिन सॉकेट। मैच द कलर ऑफ द वायर विद द प्रॉपर टर्मिनल ए बी एंड सी। ओके, तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं बात कर रहा हूं ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर जो होता है वो हमेशा हमारा अर्थ वायर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और जो लाइट ब्लू है वो न्यूट्रल वायर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें ना न्यू एंड पुराना कन्वेंशन दोनों का इस्तेमाल किया है। देखिए, तो पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहां पे, एक मिनट, कि देखिए ये तो है आपका दैट इज न्यूट्रल वायर, ये है आपका लाइव वायर, ये है आपका अर्थ वायर। तो ग्रीन जो है वो तो यहां कनेक्ट होगा, जो न्यूट्रल है वो आपका लाइट लाइट ब्लू वाला यहाँ कनेक्ट होगा, और जो ब्राउन वाला है या ओल्ड कन्वेंशन वाइज जो रेड वाला होता है वो लाइव में कनेक्टेड होता है। तो अब इसका जो प्रॉपर आंसर है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर यहाँ पे देना था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कहता है कि राइट वन एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ही बहुत डिटेलिंग में आपको समझाया था कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उस केस में दोनों या फिर जितने भी अप्लायंसेज पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं इन सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली ऑपरेट हो पाते हैं। और दूसरी खास बात यह थी कि इनमें से कोई एक अप्लायंस अगर आपका खराब भी हो जाता है तो बाकी के अप्लायंसेस जो हैं वो वैसे ही नॉर्मली वर्क करेंगे जैसे वो पहले कर रहे थे। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक शुड फ्यूज वायर हैव। पहली बात तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस इसकी होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे कि हमारा एक प्रिस्क्राइब्ड करंट से ज़्यादा अगर करंट पास करे तो फ्यूज जो है साथ के साथ मेल्ट हो जाए, सर्किट ब्रेक हो जाए आपका। कहता है कि विच वायर इन ए पावर सर्किट इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस। आंसर है आपका अर्थ वायर, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी वजह से कोई भी किसी भी तरीके से अगर मान लो कोई वजह से लाइव वायर आपके मेटेलिक बॉडी से टच होगी और हम अगर मेटेलिक बॉडी को टच करेंगे तो हमें शॉक लग सकता है, तो उससे बचाने का एक ही तरीका है कि उसको अर्थ से कनेक्ट कर दो। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये तो हमारा प्रॉपर आंसर है इसका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर कहता है अ फ्यूज इज रेटेड हमारा 8 एम्पियर। तो अगर वो हमारा 8 एम्पियर है तो कैन इट बी यूज्ड विद एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस रेटेड 5 किलो वोल्ट एंड 220 वोल्ट। देखिए, सिंपल सी बात बताता हूँ। फ्यूज रेटेड 8 एम्पियर का मतलब है कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 एम्पियर करंट को अपने थ्रू पास होने देगा, इससे ज्यादा करंट को पास नहीं होने देगा। पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यहाँ पे दी गई है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की करंट की वैल्यू कितनी है। देखिए, जो करंट है ना वो हम P बाय V करके कैलकुलेट कर लेते हैं। P मतलब बेसिकली पावर होता है, जहाँ पे 5 किलो वॉट दिया हुआ है, तो किलो मतलब होता है 1000 वॉट, और नीचे आ जाएगा आपका 200 वोल्ट। तो जब आप इसको कैंसिल करते हो तो आपका आंसर 25 एम्पियर आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिस अप्लायंस को 25 एम्पियर करंट चाहिए, करंट को मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि आप उसके रास्ते में एक फ्यूज वायर लगा देते हो जिसकी मैक्सिमम करंट रेटिंग ही 8 एम्पियर है, तो इसका मतलब ये हुआ चाहिए इसको 25, रास्ते में आपने 8 एम्पियर लगा दिया, तो अगर करंट मान लो 8 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, मान लीजिए 9 एम्पियर भी हो गया, तो ये जो वायर है ये आपकी मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने की वजह से सर्किट ब्रेक हो जाएगा और वो आगे आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। चाहिए 25, ये 9 एम्पियर तक तो ट्रांसफर होने नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह है कि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम फ्यूज वायर इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपकी करंट की वैल्यू आती है या तो उतना या थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट का फ्यूज हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन 25 एम्पियर
और इक्वल टू, बट इतना भी नहीं ज्यादा होना चाहिए। देखो 25 एम्पियर तक वो चाहता है, तो आप 25.5 वाला यूज कर लो, 26 वाला मैक्स यूज कर लो, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा वाला अगर आप यूज करेंगे तो फिर वो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को आने देगा और आपका अप्लायंस फिर खराब हो जाएगा। तो ध्यान से करना होता है। बाकी देखिए प्रॉपर्ली सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक बार आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। बात करते हैं बी पार्ट की। एन इलेक्ट्रिक आयरन जिसकी रेटिंग आपको दी हुई है 220 वोल्ट है, 2 किलो वॉट है, एंड अगर मैं 2 घंटे डेली इस्तेमाल करता हूं तो कॉस्टिंग बताइए एक वीक की क्या होगी, 1 वीक के हिसाब से। बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इसमें क्या दिया हुआ है और कैसे हमने इसको करना है। ठीक है, पहले तो यार मैं इसको जल्दी से क्लियर कर देता हूं, आगे बात करते हैं। देखिए मेरे पास जो पावर है वो 2 किलो वॉट की है यहाँ पे, और ये पर किलो वॉट है, तो मतलब मैं किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट नहीं करूंगा, पहली बात। तो दूसरी बात, टाइम जो है वो आपको 2 आवर दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो पावर इनटू टाइम होता है। पावर है 2 किलो वॉट का और टाइम है 2 आवर का, तो 4 किलो वॉट आवर डेली की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन है। अब वो कह रहा है कि 1 वीक तक आप उसको यूज करो, और बताइए कि अगर 1 किलो वॉट आवर की कीमत 4.25 है तो टोटल कितना कॉस्ट हमें लगेगा। तो देखिए पहली बात, फॉर वन वीक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन 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 आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजम्पशन कितनी है, तो मैंने कहा यार कि 1 वीक के हिसाब से देखा है तो 7 इंटू 4 किलो वॉट आवर कर दूंगा, तो 28 किलो वॉट आवर मुझे यहां पे मिल जाएगा। अब वो कह रहा है कि कॉस्ट फॉर 1 किलो वॉट आवर वो है 4.25 रुपीज, ठीक है ना। तो हमारे पास 28 किलो वॉट आवर हम एक हफ्ते में यूज कर रहे हैं, तो 28 इंटू 4.25 आप करेंगे तो आपको आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा। आपके लिए मैं कर देता हूँ सॉल्व। 4.25 है और ये हमारा 28 हो गया। सो 8 5 ज़ा 40, यहाँ पे आ गया 8 2 ज़ा 16, 16 और 4 20, 20 में ये लगा दिया। 8 4 ज़ा 32 और 32 और 2 हो गया 34। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 5, 4 2 ज़ा 8, यहाँ 8 आ गया, तो 0 0 यहाँ पे 9 आ गया, और 8 और 3 11। ठीक है, और 2 आपके डेसिमल ये, तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके 119 रुपए बनेंगे एक हफ्ते के, अगर आप ऐसा इस्तेमाल करते हो। कई बच्चों के मन में जरूर आता है कि सर यहाँ पे वोल्ट का कोई इस्तेमाल नहीं है, जो 220 वोल्ट दिया है। आंसर है नहीं। जरूरी नहीं होता कि न्यूमेरिकल में जो कुछ भी दिया हुआ आपने सब चीजों का इस्तेमाल ही करना होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। थोड़ा ध्यान से और ढंग से करना होता है इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया था, ये बाकी आपके सामने मैंने दोबारा करके दिखा दिया है, इसको ध्यान से देख लो और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 22 की, है ना। तो कहता है नेम द सेफ्टी डिवाइस विच आर कनेक्टेड टू द लाइव वायर टू द हाउस होल्ड सर्किट्स। मैं बता चुका हूँ, डिवाइसेस बोल रहा है तो एमसीबी, फ्यूज, स्विच, ये सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर वो कहता है कि इलेक्ट्रिक आयरन है, इसमें 220 वोल्ट है, 2 किलो वॉट है, कि व्हाट इज द फ्यूज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन द पावर सर्किट। ये मैं जरूर कर देता हूँ। देखिए 220 वोल्ट है, पावर आपको 220 वोल्ट आपको दिया है। पावर नहीं, ये पावर नहीं है, ये है आपका वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पावर तो आपको जो दिया है वो है 2 किलो वोट का। 2 किलो मतलब 2000, अब यहाँ पे 2000 वॉट बनाएंगे। ठीक है, वोल्ट है आपका 220, ये 220 वोल्ट है। करंट होता है P बाई वी, तो मतलब हो गया कि 2000 डिवाइडेड बाय 220, कैंसिल कर देंगे अब अपना। 2 से जाएगा तो 100 बनेगा, ये 2 से गया तो आपका 11 आ गया।
तो 100 और 11, ठीक है ना। आपने बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, वाई वाई द एब्सोल्यूट नेसेसिटी द पावर। अच्छा, तूने वाई बोला है, इसने करंट नहीं निकालने का बोला, मैंने वाई का जवाब देना, लेकिन कोई नहीं, चलो अब कर देता हूँ आपके लिए। कितना आएगा, तो 9 से गया तो 99 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 हो गया, डेसिमल आ गया, 00, तो 09। तो लगभग आपका जो आंसर है यहाँ पर 9.09 एम्पियर है। तो मतलब ये कि आप जो फ्यूज वायर इस्तेमाल करेंगे वो लगभग 9.5 या 10 एम्पियर का यूज करें, इससे ज्यादा नहीं आप यूज कर सकते, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन में फाइंड करने को नहीं बोला था, उसने कहा था कि भाई फ्यूज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसलिए भाई हमारा जो अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट अगर इसमें से पास करेगा, कि अब इसका लिमिट क्या है, 10 एम्पियर है। तो अगर आपका करंट जो है 10 एम्पियर से ज्यादा इसमें से फ्लो करेगा तो अप्लायंस खराब हो जाएगा। तो उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्यूज का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, ठीक। ओके, तो ये आंसर है, आप चाहे तो देख के समझ जाएंगे। फिर आता है कि दो सेट्स हैं ए एंड बी ऑफ 3 बल्ब ईच आर ग्लोइंग इन टू सेपरेट रूम्स। When one of the bulb in set A is fused, the other two bulb also cease to glow. But in set B, when one bulb fuses, the other two bulb continues to glow. Explain why this phenomenon occur. अब अगर आपने मेरी जस्ट इससे पहले वाली वीडियो भी ढंग से देखी है, या आज का पहला क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था वो भी ध्यान से देखा होगा, मैंने आपको बताया था पैरेलल सर्किट के अंदर क्या बेनिफिट होते हैं। तो मतलब जो पैरेलल सर्किट की बेनिफिशियल बेनिफिट्स जो हैं उनमें से एक बेनिफिट ये भी है कि अगर एक अप्लायंस खराब होता है तो बाकी चलते रहेंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सबको एक जैसे मिलती रहती है। सीरीज की यही प्रॉब्लम है, अगर एक अप्लायंस खराब होगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, बाकी अप्लायंस भी बंद हो जाएंगे। तो जो ए वाला है वो सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बी वाला है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उनका क्या प्रेफर करेंगे आप अपने घर के अंदर, ठीक है ना, वाई डू वी प्रेफर बी। तो बी क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हर एक को इंडिविजुअली मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। ये नहीं होता कि अगर एक क्लिक करूंगा सब तभी सभी ऑन होंगे। एक तो सबको वोल्टेज एक जैसे मिलती है, ये सबसे बड़ी खास बात है। तो ये है आपके आंसर्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 24 नंबर कहता है कि एन इलेक्ट्रिकल गैजेट कैन गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक टू इट्स यूजर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांस मेंशन इट टू ऑफ दीज क्या कहते हैं सर्कमस्टांसेस। एक तो वेट हैंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, या लाइव गलती से अगर क्रैक हो जाए मेटल सरफेस तब हो जाता है। व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोवाइडेड इन ए गैजेट कैन प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो प्रिवेंटिव मेजर जो गैजेट में लगता है वो ये कि उसके मेटल सरफेस के साथ एक अर्थ वायर कनेक्ट कर दी जाती है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट होता है वो उसके थ्रू ग्राउंड में चले जाता है। तो देखिए ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक बार ढंग से आप देखेंगे तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 25, अ सेल इज सेंडिंग करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, हाउ डज द टर्मिनल वोल्टेज कंपेयर विद द ईएमएफ ऑफ द सेल। अ सेल इज सेंडिंग अ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, टर्मिनल कंपेयर। अरे अगर एक सेल करंट एक्सटर्नल सर्किट में दे रहा है और अगर उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो याद रखें टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कम होती है ईएमएफ ऑफ अ सेल के साथ। लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दोनों एक दूसरे के बराबर है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ फ्यूज मैं बता चुका हूँ क्यों, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज ये भी बता चुका हूँ। लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस, ये सारी बातें हमने कर चुके हैं, बाकी आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। बात करेंगे 4 मार्क के क्वेश्चंस में आया हुए, कहते हैं नेम द वन सेफ्टी डिवाइस विच आर कनेक्टेड टू द लाइव वायर ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट। फ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दीज टू डिवाइसेस। अच्छा, दो डिवाइसेस बोलिए, तो एक आप फ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हो, एमसीबी बोल सकते हो, स्विच का इस्तेमाल कर सकते हो, और मैंने ऑलरेडी इनके आंसर्स दिए हैं, तो आप थोड़े यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फ्यूज और स्विच फंक्शंस आपको पता है, ठीक है, आप कर सकते हो। ओके, 27 number, in what unit does the domestic electric meter measure the electrical energy consumed। ये है किलोवाट आर, किलोवाट आर ये इसका आंसर है। एंड state the value of this unit in the SI unit। ओके, सो 1 किलोवाट आर आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, क्योंकि एनर्जी का जो SI यूनिट है वो जूल होता है, ठीक है।
Why should switch always be connected to the live wire? Because we want to disconnect the live current, ठीक है ना। तो उसके लिए स्विच जो है आप लाइव वायर में लगाएं। जैसे ही आप स्विच को ऑफ करेंगे तो जो लाइव में आने वाला करंट है वो मेरे अप्लायंस तक नहीं जाएगा और हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मिलेगा। अच्छा, कईयों के मन में ये भी आता है कि मैं न्यूट्रल में लगा दूं अगर, तो क्या स्विच ऑफ करने से मेरा अप्लायंस चलता रहेगा कि नहीं चलेगा? मैं ये भी इसको क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लो ये बल्ब है आपका, यहां पे आपका लाइव है और आपने न्यूट्रल में फ्यूज लगा दिया सपोज, लगा दिया, तो जो करंट है वो लाइव से निकलता है और न्यूट्रल से लाइव में एंटर करता है, न्यूट्रल में निकलता है। मान लो एक वजह से अगर आपने फ्यूज को मान लो यहां कनेक्ट कर दिया और ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर गया, पहली बात तो वो बल्ब को फ्यूज कर ही चुका होगा। और मान लो अगर वो बल्ब को नहीं फ्यूज कर पाता और वो न्यूट्रल के थ्रू निकल जाता है तो यहां पे फ्यूज उड़ जाएगा इसका, क्योंकि आपके करंट लिमिट से ज्यादा करंट इसमें से पास हुआ है। लेकिन उससे लाइव वायर अभी भी स्टिल कनेक्टेड है मेरे अप्लायंस के। तो कईयों के मन में आ सकता है तो बल्ब अभी भी ग्लो करता रहेगा? आंसर है नहीं। बल्ब ग्लो होने के लिए ये पूरा सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है, तब जाकर इसमें से करंट ये जो बल्ब है ग्लो करता है। क्योंकि न्यूट्रल वायर डिस्कनेक्ट हो चुका है तो अब बल्ब ग्लो होना भी बंद हो जाएगा, बट स्टिल लाइव वायर जो है वो मेरा अप्लायंस से कनेक्टेड है, तो करंट अभी भी मेरे बल्ब के पास जाएगा और अगर मैं बल्ब को हाथ लगाऊंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ये बात ध्यान रखना। ग्लो नहीं करेगा बट शॉक लग सकता है। गिव वन प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन बाय हैंडलिंग स्विचेस। वेट हैंड नहीं होना चाहिए, ऐसे ही हैं सारे आपके। देखो आंसर मैंने प्रॉपर्ली दिया हुआ है, जस्ट एक बार देखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सो ये तो हम कब से करते आ रहे हैं। अगर आपने ध्यान से मेरे पिछली जो मैंने अभी क्वेश्चंस कराए हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 जो है अर्थ वायर को रिप्रेजेंट करता है, 3 लाइव है, 2 न्यूट्रल है, यहाँ पे 5 न्यूट्रल है, 6 लाइव है, 4th आपका अर्थिंग हो जाएगा। फिर कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो मैं आपको फॉर्मूला भी दे चुका हूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ भी नहीं है, ये जस्ट आपके पास होता है दैट इज पावर इनटू टाइम होता है, ठीक है। ये आपका पावर इनटू टाइम हो गया। पावर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 40 वॉट का पावर दिया हुआ है, तो 40 वॉट तो मैं यहाँ लगा दूंगा। एंड वॉट है, मुझे आंसर किलो वॉट में चाहिए होता है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन की बात करूँ तो 1000 कर देंगे डिवाइड, यहाँ पे 12.5 मल्टीप्लाई कर दूंगा और 30 दिनों के लिए चाहिए यार, तो 30 से हम उसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो देखो 1 2 ये इससे कटेगा, तो 12.5 को 4 से किया तो ये आ गया आपके पास 20 8 9 10 5 आ गया, 1050, तो 50 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 कटा 15 किलोवाट आवर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको करना था, ठीक है। बाकी देखो ये मैंने प्रॉपर आंसर आपको दिया हुआ है, एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं दैट इज 5 मार्क के क्वेश्चंस की। तो 5 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले तो 29 नंबर वाला जो एक ही क्वेश्चन है, वैसे तो हमने इसको जो डिस्कस करना कोई इतना लंबा जोड़ा भी नहीं है। तो सबसे पहली बात कहता है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डस वन गेट इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल गैजेट। हमें पता है पहली बात तो यह है कि पुअर इंसुलेशन ऑफ वायर जो है ना, उसकी वजह से कभी कभी इंसुलेशन अच्छी ना होने की वजह से कभी कभी वायर आपस में टच कर जाती है, तो हमें वायर जो है जैसे लाइव वायर गलती से मान लो मेटल सर्फेस से टच होगा तो मुझे शॉक लग सकता है। तो पुअर इंसुलेशन एक ये पार्ट हो सकता है। दूसरा कभी कभी हम अप्लायंसेस को जब ऑपरेट करते हैं तो हाथ गीले होते हैं, तो जो पानी होता है वो एज ए कंडक्टर की तरह काम करता है और इलेक्ट्रिक शॉक आपको लग जाएगा। सो व्हाट इज मेंट बाय अर्थिंग, हाउ डज अर्थिंग ऑफर प्रोटेक्शन, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मैं आपके साथ सिर्फ आंसर शेयर करूंगा अब। तो ये मेरा पहले पार्ट का आंसर है, ये मेरे दूसरे पार्ट का आंसर है जो हम पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने हाउस होल्ड सर्किट में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।